नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त है दहाड़ का। देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव के बाद अब सबकी नजरें इसी साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव पर है। दिल्ली फतह के बाद बीजेपी जहां पर उत्साहित है तो विपक्ष सहमा है। इस साल के अंतिम तिमाही में बिहार में चुनाव होने हैं। इस साल के आखिर में बिहार में चुनाव होने हैं। हालांकि दिल्ली में बीजेपी की जीत के बाद बिहार में समय से पहले चुनाव की चर्चा एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार और 26 साल बाद सत्ता में बीजेपी की वापसी के बाद इंडिया गठबंधन के भविष्य को लेकर बातें होने लगी हैं। गठबंधन के नेताओं का मानना है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ी होती तो नतीजा अलग हो सकता था। इधर दिल्ली से पटना पहुंचे तेजस्वी यादव ने दिल्ली चुनाव परिणाम पर अपनी प्रतिक्रिया दी और मतदाताओं के फैसले का स्वागत किया। हालांकि तेजस्वी यादव ने बीजेपी को नसीहत दे दी। पत्रकारों के सवाल के जवाब में तेजस्वी यादव ने कहा कि दिल्ली वाला फॉर्मूला बिहार में काम नहीं आएगा। ये बिहार है और बिहार की राजनीति को समझना इतना आसान नहीं है। इधर पंजाब में भी राजनीतिक हलचल तेज हो चुकी है। दिल्ली के चुनावी नतीजे आने के एक दिन बाद आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने 11 फरवरी को दिल्ली में पंजाब के अपने सभी विधायकों और मंत्रियों की बैठक बुलाई है। अरविंद केजरीवाल ने यह बैठक कांग्रेस नेता और पंजाब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा के उस दावे के बाद बुलाई जिसमें उन्होंने कहा था कि आम आदमी पार्टी के करीब 30 विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं। आम आदमी पार्टी पहले ही बीजेपी पर पंजाब में ऑपरेशन लोटस के तहत उसके विधायकों को तोड़ने की कोशिश करने का आरोप लगाती रही, लेकिन इस बार कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी विधायकों के संपर्क में होने का दावा किया है। बहरहाल इंडिया ब्लॉक में सब कुछ ठीक नहीं है, ये तो साफ नजर आता है। चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले बिहार की चुनावी सरगर्मी बढ़ते हुए वार पलटवार पॉलिटिकल नेताओं के रिएक्शंस। देखिए, जनता मालिक है लोकतंत्र में और जिसको जनता चुनती है उसकी सरकार बनती है। लोकतंत्र की खूबसूरती है। आशा है कि जो भाजपा के लोगों ने जो वादे किए हैं उस वादा को जो है पूरा करें। लगभग 26 साल बाद जो है बीजेपी सरकार में वापस पुनः आई है, तो उम्मीद है कि जुमलेबाजी तक ही सीमित ना रहे। बीजेपी बोल रही है कि इसका असर बिहार में भी पड़ेगा। इसका असर बिहार में बिहार है, समझना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी का जो है वो गठबंधन ना मिजाज है और ना उसका रिवाज है। अब जब किसी पार्टी का गठबंधन करना न मिजाज हो और न रिवाज हो तो इसी तरह से जो है वो जो गठबंधन के साथी हैं उन पर जो है वो बोझ की तरह वो दिखाई पड़ रहे हैं और वो एक के बाद एक जो है वो सारे के सारे उड़नछू होते जा रहे हैं। तो इन गठबंधन के बारे में तो यही कह सकते हैं कि अजीब दास्तां है, ये कहाँ शुरू कहाँ खत्म। तो अब शुरू कहाँ हुई थी कहाँ खत्म, पहले यूपीए हुआ शुरू, फिर खत्म हो गया, फिर उसके बाद इंडिया बना, वो भी खत्म हो गया और उसके बाद अब क्या होगा पता नहीं। क्योंकि उनको अगर मोदी जी से तमाम तरह के जो है उनके ऊपर विरोध करते हैं, कटाक्ष करते हैं, उनसे कुछ सीखना चाहिए। तो आइए धार की चर्चा शुरू करने से पहले सबसे पहले सवाल आपके सामने रख देती हूं। पहला सवाल आज रहेगी जिस पर चर्चा, हाथ होता साथ तो दिल्ली में बन जाती बात। तेजस्वी के लिए कांग्रेस जरूरी है या फिर मजबूरी है? दिल्ली में बीजेपी सरकार, अब मिशन बिहार। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार, कांग्रेस पंजाब जीतेगी अब की बार। 243 में 225 का लक्ष्य। बिहार में किंग मेकर बनेगा कौन? आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुंतल कृष्णा है, प्रवक्ता बीजेपी के, ज्योति कुमार सिंह प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ मौजूद है, कन्हैया बेलारी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और बिहार की राजनीति पर मजबूत पकड़ रखते हैं, मौजूद हैं, संजय राणा जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर चर्चा का हिस्सा है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ज्योति कुमार सिंह, आप ही के साथ शुरू करती हूँ। और जो बयान केसी त्यागी की तरफ से दिया गया उसी को आधार बनाकर दिल्ली में जिस तरीके के नतीजे आए हर किसी ने देखा और ये कहा कि किस तरीके से कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को नुकसान किया। आपको लगता है कि बिहार में तेजस्वी यादव को इस बात का डर है कि कांग्रेस के साथ गए तो कहीं हमारे भी यानी क्षेत्रीय पार्टी के अस्तित्व पर भी कांग्रेस वैसा संकट न पैदा कर दे जैसा कि आपने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लिए किया? सवाल यह उठने लगा है कि अलायंस किस तरफ आगे बढ़ रहा है क्योंकि बिहार का चुनाव अगला है। देखिए, इस बात को आपको समझना होगा कि हर स्टेट के अलग अलग इकोनॉमिक्स हैं, हर स्टेट के अलग अलग केमिस्ट्री है, पॉलिटिकल केमिस्ट्री। अब जब दिल्ली के चुनाव हो गए, निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी, हम लोगों को आत्मचिंतन, आत्ममंथन की ज़रूरत है कि किन वजहों से हम लोगों की इस तरह के पोजीशन आए हैं। हम लोगों ने दिल्ली में मुद्दों पर चुनाव लड़े, आम जनों के मुद्दों पर चुनाव लड़े,
क्योंकि स्टेट में आप आम आदमी केजरीवाल की सरकार थी और सेंटर में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ठीक थी। है। नरेंद्र मोदी, चूंकि दिल्ली में जो शासन चलती है, कुछ पार्ट जो है केंद्र का होता है और कुछ स्टेट का होता है। तो जिन मुद्दों को लॉ एंड ऑर्डर की बात होती थी तो हम केंद्र की बात करते थे, और जब दिल्ली की बात होती थी, चाहे वो पानी की बात हो, चाहे यमुना की बात हो, चाहे सर बिहार का सफाई की प्लान बात हो। बताइए, बिहार का प्लान बताइए, अलायंस के साथ कैसे आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश का उदाहरण देकर आगे बढ़ती हूँ, फिर कुंतल कृष्ण जी आपके पास आती हूँ। उत्तर प्रदेश का उदाहरण ऐसा है सर कि वहां पर आपको जितनी सीटें चाहिए थी अखिलेश यादव ने आपको नहीं दी। आपको भी पता है कि दोनों पार्टीज के बीच में सीट को लेकर, सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर लगातार विवाद था और अंत में आप सरेंडर मोड में थे कि जो अखिलेश यादव दे दे। बिहार में सर तेजस्वी और खास तौर पर लालू प्रसाद यादव का इस बात पर एक बहुत बड़ा टेक रहता है कि आपको कितनी सीटें मिलेंगी, कहां की सीटें मिलेंगी, आपके कैंडिडेट कौन होंगे। तो वहां पर भी क्या आप लोग सरेंडर मोड में रहेंगे? बैसाखी आपकी वहां पर आरजेडी है बिहार में। नहीं, आपने पूर्णिमा जी 2-3 तरह की बात पूछकर उसका जवाब खुद भी देने का प्रयास कर रही हैं। आप कह रही हैं कि वहां भी मोड में रहेंगे। आपने कहाँ देखा हरियाणा में हम उस मोड में थे? आपने कहाँ देखा दिल्ली में हम उस मोड में थे? उत्तर प्रदेश की बात की ना सर मैंने। देखिए, नहीं आप देखिए, अब अपने हिसाब से आंसर मत खोजिए पूर्णिमा जी। अब विश्लेषण अरे कर सर, रही हैं सबके तो सामने विश्लेषण आप को क्या बात कर रहे विश्लेषण हैं? ये मेरा एनालिसिस थोड़ी है। हर कोई जानता है कि उत्तर प्रदेश में आपको समाजवादी पार्टी सीट देने के मूड में नहीं थी जितनी आप चाहते थे। अब हर लोग जानता था। आपके कौन से विशेष सूत्र हैं, उनका नाम बताइए आप, या उस मीटिंग में आप बैठी थे तो आप बता दीजिए कि आप बैठी थी या चलिए, आपके हिसाब से ऑल इज वेल है ना, मैं यही मान के चलती हूँ, मैं यही मान के चलती हूँ। आपके हिसाब से ऑल इज वेल है, मैं यही मान के चलती हूँ। चलिए देखिए पूर्णिमा जी, ऐसा है जब अलायंस की बात होती है और हम लोगों ने हमारी पार्टी की अपनी भी आकांक्षाएं होती है, हमारा स्टेट का लीडरशिप होता है, लोकल लीडर होते हैं, उनकी बातों को भी सुनना होता है और जो दूसरी अलायंस के पार्टनर होते हैं उनमें सुनना होता है। अब जहां आप बिहार की बात करती हैं पूर्णिमा जी, तो बिहार के इक्वेशन बिल्कुल अलग है और दिल्ली के इक्वेशन बिल्कुल अलग है। अब देखना ये होगा कि अब नीतीश कुमार को जब ये चेहरा बना के बिहार में इलेक्शन लड़ाएंगे तो कितना दूर तक ये जा पाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार तो आप देखते हैं कि जब ऑफिशियल सलामी लेना होता है सेनाओं से या पुलिस से तो वहाँ ताली बजाने लगते हैं, जहाँ उनको अटेंशन में रहना चाहिए। वो अपने जवान से क्या क्या बोल देते हैं। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी अगर उनको चेहरा बनाती है तो एक बहुत बड़ा ये मुद्दा बिहार में बनने जा रहा है। आप बोल रहे हैं कि हमें हमारे अलायंस के पार्टनर हमें सीट देंगे कि नहीं। पिछली बार हम लोगों ने 70 सीट पर लड़ी थी और वो 70 सीट अलायंस के में बात होने के बाद हुआ था। इस बार भी जो चुनाव इस बार भी आप 70 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कह चुके हैं सर। इस बार भी आप 70 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कह चुके हैं। इस बार भी जो हम उन सीटों पर दावा करेंगे जहां पर हमारी मजबूती होगी, जहां पर हम जनता के विश्वास को जीत पाएंगे, उन बातों की हम बात करेंगे। ठीक है, जल्दी से कुंतल कृष्णा साहब आपके पास आते हुए, क्योंकि देखिए साहब बिहार का चुनाव निश्चित तौर पर बहुत अलग होता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। तेजस्वी यादव ये कह चुके हैं कि वो ऐसे किसी भी कैंडिडेट को टिकट नहीं देंगे जिस पर कोई आपराधिक मामला हो या बाहुबली छवि हो। आप हमेशा बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का एक मुद्दा उठाते रहे। जाहिर है कि दिल्ली जीत के बाद, उससे पहले हरियाणा, आपके हाई होप्स हैं और वो होने भी चाहिए, जिसको लेकर आप बिहार में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आपको लगता है कि अगर इंडिया अलायंस में ऑल इज वेल रहता है तो बीजेपी को चुनौती मिलने के पूरे संकेत बिहार में? पूर्णिमा जी, हमारे होप्स क्या है ये तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन हम जो भविष्य देख रहे हैं, हमारा टारगेट क्या है वो मैं आपको बड़े स्पष्ट शब्दों में बता देता हूं। हमारा टारगेट और अचीवेबल टारगेट है 2025 में 225। ठीक, टारगेट और अचीवेबल टारगेट। और जहां तक रही बात हमारे विपक्ष के अलायंस की, तो जब आप कह रही थी और हमारे कांग्रेस के साथी जब जवाब दे रहे थे तो मैं भी मुस्कुरा रहा था और कन्हैया बेलारी जी भी मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि हम दोनों बिहार से हैं और हम बिहार समझते हैं। हालात ऐसे हैं कि जिन 70 सीटों की कांग्रेस बात करती है, 70 सीटों पे चुनाव लड़े और आप जीते कितनी सीटों पे? भाई आपके अपने साथी हैं राष्ट्रीय जनता दल के लोग। लालू जी और तेजस्वी जी बारंबार खुले मन से कह चुके हैं कि कांग्रेस राजनीतिक बोझ हो गई है और आने वाला भविष्य जरा आंखें खोलिए, साफ साफ दिख रहा है। लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल दहाई की लक्ष्मण रेखा पार नहीं कर रही है और आप तो अपना खाता खोल ले, इसी में गनीमत है। देश की जनता बार बार आपको ये संदेश दे रही है, जो आपके साथ दिल्ली में हुआ वही बिहार में भी होने जा रहा है।
कांग्रेस अपनी असलियत को समझे। कांग्रेस अब किसी के लिए बैसाखी नहीं है। कांग्रेस अब एक राजनीतिक बोझ हो चुकी है, राजनीतिक बोझ। और ये हम नहीं कह रहे, हमारे सामने तो अगर वीक अपोजिशन होता है तो हमें अच्छा, हमारे लिए तो बेहतर बात है। परंतु आपके अपने राजनीतिक साथी, हम तो बिहार में कांग्रेस को कहीं से अपोजिशन मानते ही नहीं है। और ये कोई बड़बोली बात नहीं है। कांग्रेस का राजनीतिक अस्तित्व है ही नहीं तो हम अपोजिशन कैसे माने? हमारे लिए तो अपोजिशन राष्ट्रीय जनता दल है। और राष्ट्रीय जनता दल जो कि इनके गठबंधन को लीड कर रहा है, राष्ट्रीय जनता दल बार बार इस बात को कहता है कि कांग्रेस बोझ हो गई है। बारंबार क्यों चर्चा होती है कि हम 70 सीटों पे लड़ेंगे ही लड़ेंगे? कि राष्ट्रीय जनता दल ये फिलर्स इन्हें दे रहा है। खुलेआम सरेआम मंचों से ये बात कही जा रही है कि साहब चुनाव हम हार गए आपके कारण से, हम ऐसे लोगों को टिकट नहीं देंगे जो हारने वाले कैंडिडेट्स हों। 70 सीटें लड़े थे तो जीते कितने थे ये भी तो बता दे। ज्योति जी गठबंधन में कितने जीते थे? ज्योति जी जवाब दे दीजिए जल्दी से, फिर बेलारी साहब आपके पास और संजय जी आपके पास। इसका जवाब तो इनको भी देना चाहिए ना कि पिछले बार एनडीए सरकार, एनडीए गठबंधन में इन लोगों ने चुनाव लड़ा और नीतीश कुमार को 45 क्यों आ गया? क्योंकि इन्होंने षड्यंत्र किया नीतीश कुमार के साथ, रामविलास पासवान के पार्टी को उनको विपक्ष में खड़ा करके उनको 45 पर खड़ा कर दिया और अपने वहां पर चले गए। और इस बार भी यही कर रहे हैं। ये इस बार भी नीतीश कुमार को ये नीचा दिखाने के लिए, उनके सीट को कम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी हर तरह का षड्यंत्र करती है। आपको भी पता है। जवाब दे दीजिए जल्दी, मेरे मुंह से सुनना। मेरा सवाल भाई ऑडियो क्लियर है ना ज्योति जी? बिल्कुल है। और आपने पूछा 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जीता कितने पे? आपने सीधे पूछा कि कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा। और ज्योति साहब, कुंतल जी क्या कहते हैं वो छोड़ दीजिए, आपके खुद के अलायंस के लोग कहते हैं कि आपस में लड़ोगे तो हारोगे। अब मुझे उसका रिमाइंडर सर देने की जरूरत तो है नहीं, यही हरियाणा में भी हुआ था, यही हरियाणा में भी हुआ था सर, यही दिल्ली में भी हुआ था। लेकिन आपको क्यों लगता है कि तेजस्वी यादव सर बिहार में रिस्क लेंगे कांग्रेस के साथ? मैं ये समझना चाहती हूँ, क्यों लगता है आपको? वो तो क्षेत्रीय पार्टी है ना सर। पूर्णिमा जी वहां बिहार की जनता ये देखेंगी कि जो पगड़ी बांधने का जो कसम खाया था नीतीश कुमार ने, उसकी पगड़ी उतरवा दी। और वो बोलते थे कि नीतीश कुमार, मैं बेलारी साहब को ले आती हूँ। कन्हैया बेलारी जी, खराब हो गया है। कन्हैया बेलारी जी, आप ज्यादा अच्छे तरीके से बिहार की पॉलिटिक्स को क्लियर कर पाएंगे सर। एक 45 साल पहले की अगर ज्योति जी याद कर रहे हैं कि कैसे 45 साल पहले बीजेपी कांग्रेस का सिक्का चलता था, 1990 का सर वो दौर था। और जाहिर बात है कि राहुल गांधी बार बार जातीय जनगणना से लेकर ऐसे तमाम मुद्दे उठाते रहे। उनकी वो 85% पर नजर है कि भाई हम वो 85% अचीव कर ले तो हमारी स्थिति बिहार में बेहतर हो सकती है। लेकिन क्या आरजेडी के होते हुए, तेजस्वी यादव के होते हुए, लालू प्रसाद के इंटरफेरेंस के होते चलते और फिर पिछले स्टेट्स के हुए इलेक्शन का उदाहरण लेते हुए आरजेडी अलायंस में कांग्रेस को किस पोजीशन पर रखने तक का रिस्क ले सकती है? मैक्सिमम वो कहां तक जा सकती है? बेलारी साहब। देखिए, कांग्रेस जो है वो मरणासन की ये जो है, अगर लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव इनको छोड़ दें तो ये 2 या 3 सीट पर सिमट गया। उन्हीं के वो संजीवनी एक तरह से कहें, ये समझ लीजिए, और कुछ नहीं है। ये तो 70 सीट जो लड़े थे, 70 तो इनको कैंडिडेट भी नहीं थे पिछले बार। वो तो पकड़ के कैसे लोग ये टिकट जाकर के लड़ लो, टिकट लड़ लो। 70 इनके पास कैंडिडेट कहाँ है कि ये 70 लड़ेंगे? और ये बात सही कहते हैं राजद वाले कि इन्हीं के चलते हम हार गए। हम लोग भी इसको समझते हैं। अगर वो उसमें से 20 सीटें 50 पर लड़े होते, या पिछली बार 15 में 40 पर लड़े थे, उनकी इस बार 70 लड़े तो 19 पर आ गए। अगर वो सीट भी उन्होंने बढ़ाया, 3 सीटें कैंडिडेट को दे दिया गया होता तो तेजस्वी यादव की सरकार बन गई होती, महागठबंधन की सरकार बन गई होती। तो ये है कहाँ? अभी बताइए, इनकी पार्टी है कांग्रेस यहाँ बिहार में, और राजनीतिक कमेटी भी नहीं बन पाई है, और अध्यक्ष जो है अखिलेश प्रसाद सिंह का टर्म भी पूरा हो गया, दूसरे की चर्चा हो रही है, और राजनीतिक कमेटी भी अभी तक नहीं बन पाई है। तो कांग्रेस इतना सीरियस है, कांग्रेस कैसी पार्टी है बिहार में, और उत्तर प्रदेश में तो अखिलेश के भरोसे है, और यहाँ जो है वो तेजस्वी यादव और लालू यादव के भरोसे है। बिहार की यही कांग्रेस की स्थिति है। अब रहा, आप और भी सवाल है, अतुल कृष्णा जी बोल रहे थे 225 का अचीवेबल जो है टारगेट है, तो अचीवेबल ट्रेड अब दिखता रहे 400 का तो लोकसभा में भी था, 240 पर आ गए। अब 225 यहाँ आएंगे कि नहीं आएंगे, नीतीश कुमार जिधर रहेंगे इंडस्ट्रियल में, आप समझिए। ठीक है, नीतीश कुमार जिस खेमे के साथ रहेंगे उसकी सरकार है।
बस यही है। 15-16% उनके पास वोट है। इधर रह गए तो वही फेस बनेंगे जहां है वो। नहीं, लेकिन बेलारी साहब, नीतीश कुमार एक बार नहीं, अब तो कई बार दोहरा चुके, इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे। तो अभी तो ऐसा मान के चलते हैं कि नीतीश कुमार इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे और रहेंगे एनडीए में ही, कुंतल कृष्णा जी के साथ में। हाँ, मैं नीतीश कुमार को 45 साल से जानता हूँ। ठीक है। आई नो हिम सिंस लास्ट 45 ईयर्स। मेरे मित्र भी हैं। वो कुछ नहीं कहा जा सकता है, कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक है, ठीक है। संजय राणा जी, जरा एक बार बिहार को आपके पर्सपेक्टिव से भी समझ लेते हैं, क्योंकि बिहार में सर कहते हैं कि जाति है जो जाति नहीं, और वहां पर जो कॉकटेल राहुल गांधी बनाकर लेकर चलना चाहते हैं, उनकी स्ट्रैटेजी अच्छी हो सकती है सर, क्योंकि वहां पर जो अदर बैकवर्ड क्लासेस 36% के लगभग है, पिछड़ों की आबादी 27%, दलित लगभग 19% के आसपास है। राहुल गांधी इनका एक कॉकटेल लेकर चलना चाहते हैं और जातिगत जनगणना जैसे मुद्दे भी उठाते रहे, लेकिन साथ साथ इन पर यह भी आरोप लगता रहा कि आपने अपने शासन में रहते हुए इन लोगों के लिए कुछ नहीं किया, आप सिर्फ इनकी बात करते हैं, आप सिर्फ इनका वोट बैंक चाहते हैं 82%। लेकिन अलायंस के बीच में राहुल गांधी की ये बातें क्या उस मजबूती के साथ है? वजह हरियाणा से लेकर दिल्ली या उससे पहले हुए विधानसभा के चुनावों में, जहां पर कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किल हो गई। उससे पहले उत्तर प्रदेश भी याद कर लीजिए सर, वहां पर भी लोकसभा चुनावों में ऐसी स्थिति रही थी। गुड इवनिंग। पहले देखिए, अगर हम चर्चा करते हैं बिहार की, पटना शहर में हूँ और वहां से लाइव हो रहा हूँ, तो बड़ी खुशी हो रही है। पटना की, बिहार की चर्चा मैं पटना से कर रहा हूँ और इसकी शुरुआत हुई है। देखिए, जहाँ तक बात करें तो कांग्रेस पार्टी की, तो हमेशा किसी पार्टी का स्ट्राइक रेट देखा जाता है। हम सिर्फ दिल्ली के प्रोस्पेक्टिव में देखते हैं, मैं सिर्फ बिहार के प्रोस्पेक्टिव देखता हूँ। ये 70 सीटों पर लड़े थे कांग्रेस वाले और वो जीते कितने थे? 19 सीटों पर स्ट्राइक रेट 28% थी, जबकि आरजेडी का स्ट्राइक रेट तकरीबन 52% की बात है। जहाँ तक चर्चा हो रही थी, राहुल गांधी साहब जो गदा उठाए घूम रहे हैं, जो बीड़ा उठाए घूम रहे हैं जनजाति और अनुसूचित जनजाति दलितों की, तो हम तो सिंपल से पूछते हैं, हम तो पिछले में जाते ही नहीं है। क्या राज्य में किया, क्या नहीं किया। मैं तो आज के राज्य की चर्चा करना चाहता हूँ। कर्नाटक में आपका राज है, आपने कितने पिछड़ों को आईएएस बना दिया। वहाँ पे एक सवर्ण आदमी चीफ सेक्रेटरी, उसको अभी तक क्यों नहीं बदला। तेलंगाना का चीफ सेक्रेटरी सवर्ण है, उसको क्यों नहीं बदला। हिमाचल का चीफ सेक्रेटरी वहाँ पे क्यों नहीं बदला। और वहाँ के मुख्यमंत्री दोनों तो सवर्ण है। तो आप किसके अधिकार की चर्चा कर रहे हो? आप अधिकार की चर्चा कर रहे हो तो एग्जाम्पल सेट करके अपने प्रदेश में जहाँ आपका शासन है वहाँ पे दिखाना पड़ेगा। मैं सिलसिलेवार तरीके से सारे आईएएस का नाम बता सकता हूँ और ये भी बता सकता हूँ किस पोस्ट में सारे के सारे तीनों स्टेट में सवर्ण है, कोई बैकवर्ड दलित नहीं है। अब जब आप चर्चा कर रही है बिहार की, पूर्णिमा जी थोड़ा सा एक आंकड़ा मैं देना चाहता हूँ, मुझे 1 मिनट दीजिएगा। जाति गण की अगर बातें करते हैं, सारी जातियां आती हैं। जातियों में राजपूत 6% है, कायस्था जो है 2% है, मुस्लिम 19% है, 18% यादव है, महादलित 19% है, बनिया 9 है, कोरी 10% कुर्मी। ये जो बात करते हैं दलित, क्या महादलित अलग होगा, कुर्मी अलग होगा, दलित अलग होगा या ओबीसी अलग होगा? तो किस तरह की राजनीति को परिप्रेक्ष्य में लाना चाहते हो? अगर यही बात जनता इन पे विश्वास करती तो दिल्ली के अंदर 68 सीट पर जमानत न जब्त होती, बाकी प्रदेशों में इनकी सरकार बन जाती। लेकिन राहुल गांधी जी के पास एजेंडे की आज के दिन में कमी है। अगर एजेंडा होता तो कुछ नई बात लेके आए। बताइए, जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, 2011 में भी जाति जनगणना हुई थी, आज तक पब्लिश हुआ नहीं हुआ, भूल जाते पुरानी बात। मैं बार बार बोलता हूँ, 3 स्टेट में है। आपने कर्नाटका में 2000 अगर मैं गलत नहीं, 2013-14 में कराया, 16 में कराया था, उसको आप प्रकाशित क्यों नहीं कर रहे? आप नहीं कर रहे। हिमाचल में क्यों नहीं कर रहे? आप नहीं कर रहे। तेलंगाना में क्यों नहीं कर रहे? नहीं कर रहे। तो आपकी कथनी और करने में बड़ा अंतर है। हम तो कहते हैं जो आरजेडी है, ये आरजेडी अगर इतनी सीट इनको नहीं देती, 70 की 70 सीट और 19 सीट जीतना, इनको 8 सीट नहीं मिलती और 9 सीट पे नहीं मिलती और शायद एक पे खाता भी नहीं खुलता। जो भी उनको प्रतिशत वोट मिले हैं, जो 19 सीटें मिले, वो आरजेडी के कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का जो वोट शिफ्ट वो है। तो बिहार के अंदर हमें नहीं लगता कांग्रेस का कोई औचित्य है, चाहे उत्तर प्रदेश में कोई औचित्य है। हाँ, वोट परसेंटेज नहीं बोलता, वोट परसेंटेज नहीं है, लेकिन वोट परसेंटेज अलायंस में आते हैं तो आपका कितना है ये प्रश्नवाचक चीज बन जाता है। आपका अपना यानी कांग्रेस का अपना। तो हमें नहीं लगता आज के दिन बिहार में 2-3-4% से ज्यादा वोट परसेंट है। अगर हम आरजेडी की तुलना करें, तकरीबन 23% वोट मिला था जेडीयू को, 15 और 19% बीजेपी को मिला था। एनीवे अगर मैथमेटिक्स से बात करें तो एनडीए गठबंधन कहीं ना कहीं आगे है। और आज का आदमी, चाहे वो बिहार हो, प्रदेश का कोई दूसरा प्रदेश है, वो देख रहा है कि हमारा विकास क्या, हमारे प्रदेश का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा, हमारे लोगों को रोजगार मिल रहा है कि नहीं हो रहा, और हम तरक्की कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, ज्योति जी जल्दी से जवाब दे दीजिएगा। संजय राणा जी ने कहा है
आधार भी तो सर फिर मजबूत होना चाहिए ना, हमें ज्यादा सीटें चाहिए बिहार में, लेकिन हमें क्यों मिलेंगी ये भी तो बताना पड़ेगा ना सर। अब मैं पूर्णिमा जी क्या जवाब दूंगा, बताओ आप क्या सर जवाब नंबर्स दूं? रख रहे हैं वो, आप तब से बिहार की 70 कर रहे बिहार थे, की- उन्होंने बता दिया सुन 19। लीजिए ना, आप बोलिए आप ही बोल लीजिए, नहीं उत्तर भी आप ही दीजिए। अब आप सर आंकड़ों का भी जवाब नहीं देना चाहते तो बताइए, मैं मदद नहीं कर पाऊंगी फिर इसमें आपकी, ज्योति जी। आपकी मदद की जरूरत नहीं है पूर्णिमा जी। चलिए आप बहुत केवल अच्छी बात है, केवल मेरी सुने तो आप, शुभकामनाएं सुने सर, केवल। कांग्रेस अपनी मदद खुद कर ले, मेरी तो शुभकामनाएं आपको 100 बार शुभकामनाएं सर। कांग्रेस पर अपनी मदद करना चाहे तो तब तो करे, ये थक जाइएगा तो बोलिएगा। नहीं आप अगर मजबूती आप में है, दिल्ली से आप दिल्ली की हार से ऊपर आ गए तो आप बोल लीजिए फिर। सुन लीजिए पूर्णिमा जी, आप बात कर रही हैं कांग्रेस के परसेंटेज की, ये बात कर रहे थे और बात कर रहे थे कि कांग्रेस की वोट क्या है। मैं पूछता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कौन सा वोट है? अगर वो जेडीयू के साथ न लड़ी होती और बाकी अलायंस के साथ न लड़ी होती तो इनके कितने वोट आते? आप मुझे ये बताएं। आप बोल रहे हैं कि इनको इतना सीट मिला था, उनको इतना मिला था। आपकी क्या वजह है कि आप बार बार नीतीश कुमार को कम सीट लाने देना चाहते हैं? आप क्या वजह है? आप इसकी सवाल नहीं करते हैं। आप इसका सवाल नहीं करते हैं कि इनके अलायंस में किस तरह की बातें होती है। आप हमारे अलायंस पर चिंता करते हैं। अरे आप बताएं, जब ये 2 सीट पर होते थे तो क्या ये मरणासन पर तब नहीं थे? पॉलिटिक्स है, राजनीति है, राजनीति में चीजें बदलती हैं। आज जनता को दिल्ली में ये लगा कि भारतीय जनता पार्टी को हमको वोट देना है तो उनको वोट देकर जिताई। आज 27 साल के बाद वो सरकार में आए हैं। इसके पहले हम सरकार में होते थे, 15 साल हम सरकार में, तब तो हम नहीं बोलते थे कि मरणासन पर थे। लेकिन आप लोग इस तरह की बातें करते। ठीक है, अब अगला बार देखेंगे। लेकिन अब देखें, ये दिल्ली का जो चुनाव का जो सबसे बड़ा मैसेज ये है कि जो भी शासन में आएगा और वो जनता से झूठ बोलेगा, उसको जनता इस तरह से सबक सिखाएगी। और यही हाल बिहार में होने वाला है। जिस तरह से पुल बने और पुलों का गिरना और उसमें भ्रष्टाचार होना, जिस तरह से नवादा में दलितों के घर जलाए गए, जिस तरह मुजफ्फरपुर में महिलाओं के साथ क्या अत्याचार किया गया और सारे उसमें नेता और सारे लोग उसमें लगे रहे, उस पर कोई नहीं हुआ। आप नीतीश कुमार के जिस तरह के कह रहे हैं अभी ज्योति जी जो कह रहे हैं सर, और नीतीश कुमार को लेकर अभी बेल्लारी साहब ने भी कहा कि उनको इतने सालों से जानते हैं कि एक्चुअली में नीतीश कुमार के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। ये बात तो सही है ना सर, कि अगर हम अलायंस की बात कर रहे हैं, इंडिया अलायंस की बात कर रहे हैं और उस पर सवाल उठाते हैं तो एनडीए में सब इंटैक्ट रहेगा, इस बात की क्या गारंटी है? नीतीश कुमार फिर से इधर उधर नहीं चल पड़ेंगे, इस बात की क्या गारंटी है सर? पूर्णिमा जी, सबसे पहले तो मैं अपने बड़े भाई ज्योति जी को एक सलाह देना चाहूंगा। यहाँ पे आप जो बहस हमसे कर रहे हैं, इससे बहुत बेहतर होगा कि आप अपना आत्ममंथन करें। भाई हम नहीं कह रहे हैं, हमारे लिए तो बेहतर होगा कि आप ही अपोजिशन में रहें, क्योंकि कमजोर अपोजिशन हर व्यक्ति को ठीक लगता है, राजनीतिक रूप से सूटेड होता है। और आपसे कमजोर अपोजिशन अभी इस देश में नहीं है। आप अपने साथियों की बात तो कम से कम सुने, आप आत्ममंथन करें, आप आत्मचिंतन करें। आपके पास वोट कहाँ है? आपके पास मुद्दे कहाँ हैं? आपके नेता के विषय में बार बार ये क्यों कहा जाता है कि साहब वो जितनी बार आते हैं कम से कम बार आए, जितनी ज्यादा बार आते हैं उतने ज्यादा वोटों से वहां पे कांग्रेस और उनके अलाइज हारते हैं? इन चीजों पे सोचें आप। हमसे बहस आप करने में क्यों लगे हुए हैं? हमने तो अपना टारगेट 225 फिक्स किया हुआ है, हम उस पर काम कर रहे हैं। और जहां तक रही बात पूर्णिमा जी नीतीश कुमार की, नीतीश कुमार जैसे स्ट्रेचर का आदमी, विथ ऑल ड्यू रिगार्ड्स टू कन्हैया बेलारी जी, कन्हैया बेलारी जी का अपना 45 साल का व्यक्तिगत अनुभव है, लेकिन विथ ऑल ड्यू रिगार्ड्स टू हिम, नीतीश कुमार जैसे स्ट्रेचर का आदमी जब पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बार बार कह रहे हैं कि मेरी जिंदगी की भूल थी राजद के साथ जाना, मेरी जिंदगी की भूल थी राजद के साथ जाना, ठीक है, इसीलिए, और गारंटी की बात है तो पूर्णिमा जी, इस देश में आज के दिन में सिर्फ एक गारंटी चलती है, वो है मोदी की गारंटी। ठीक है, ठीक है। और मोदी की गारंटी का मतलब है जीत की गारंटी। ठीक है सर, और ये आपका तो फिलहाल तो कहना बनता है भाई, हरियाणा दिल्ली के बाद तो आप ये कह ही सकते हैं, लेकिन फिर मैं वही तेजस्वी यादव ने जो बयान दिया है कि बिहार है, समझना पड़ेगा, बिहार की राजनीति बाकी राज्यों जैसी नहीं है सर। अभी 4 उपचुनाव हुए थे, ठीक, बिहार ही है। हाँ। 4 उपचुनाव हुए थे ना अभी जी, बिहार ही है ना पूर्णिमा जी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है सर, गारंटी हुई ना। बेलारी साहब आपके पास आ जाती हूँ
और जो मैंने अभी जिन बातों का जिक्र किया, देखिए एक तरफ एनडीए कार्यकर्ताओं का सम्मेलन होता है, कहते हैं कि नेता प्रतिपक्ष बनने लायक भी इनकी सीटें नहीं आ पाएंगी। मैं इस माइंडसेट को समझना चाहती हूं, आरजेडी के माइंडसेट को समझना चाहती हूं। लालू प्रसाद यादव जितने मजबूत राजनीतिज्ञ रहे हैं और उनका अभी भी पूरी तरीके से इन्वॉल्वमेंट रहता है, कांग्रेस की पोजीशनिंग के लिए क्या लालू प्रसाद यादव उनके हारे गए विधानसभा चुनावों के बाद ज्यादा बार्गेनिंग स्टेट में होंगे? ये कह रहे हैं 70 सीटों पर, लेकिन क्या आरजेडी जो वहां की रीजनल पार्टी है किसी भी नुकसान की पोजीशन में है कांग्रेस की वजह से जाने के लिए तैयार? नहीं, देखिए अभी जो है जो खबरें आ रही है दिल्ली से कि कांग्रेस के चलते आम आदमी पार्टी पूरा सफर वो जो बात भी बता रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि इस बार लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव कांग्रेस को परेशान करती। इस तरह 2015 में किया था केवल 40 और बीजेपी 53%। मुझे लगता है कि इस बार जो है कि वोट जो है मुसलमान का वोट जो 18% 19% जो भी है उसमें हो जाता है, बड़ा दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मुझे नहीं लगता कांग्रेस को नीतीश कुमार छोड़ना चाहिए और बीजेपी को भी छोड़ना चाहिए, लेकिन दबाव तो बना ही हुआ है। तो कांग्रेस ने दबाव इस पर मैंने चुनाव हरवा करके 17 सीटों पर सत्ता से दखल हो गए अरविंद केजरीवाल, उसमें बहुत सारे लोगों का ये मानना है, विशेषज्ञ ये मानते हैं कि कांग्रेस के साथ अगर उनका अलायंस हो गया और कांग्रेस 15 सीटें मान रही तस्वीर देते तो बात बन जाती तो हो सकता है कि सत्ता पुनः आ जाए। इसीलिए मुझे ये लगता है कि इस बार नीतीश 70 तो नहीं देंगे, ये तो मुझे पता है कि इस बार इनको 70 नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। हाँ। ये जितना भी हल्ला करे, ठीक है, लेकिन 50-55 सीटें तक इनको पिछले अगर यहाँ अरविंद केजरीवाल ठीक है इनको संजय राणा जी, ठीक है संजय जी, जल्दी से क्लोजिंग कमेंट आपसे लूंगी, इससे फिर समय खत्म हो रहा है। देखिए, जहां तक बात हो रही थी चुनाव की कांग्रेस को, तो मैं तो बोलता हूँ कांग्रेस को, मैं बार बार आपके शो में बोला हूँ कि अमर बेल नहीं बनना चाहिए। अपनी अस्तित्व की अगर जो खो चुका अस्तित्व उसकी लड़ाई लड़नी चाहिए और अपने वोट बैंक जो छिटक चुका है प्रदेशों में उसको वापस लाना चाहिए, चाहे वो आरजेडी हो, समाजवादी हो, चाहे आप आदमी पार्टी हो। तो कांग्रेस का वोट शेयर है, भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। और जहां तक नीतीश जी की बात हो रही है, नीतीश जी का इंटैक्ट वोट बैंक है और उसको आप नकार नहीं सकते। बिना नीतीश के आरजेडी भी चाहे तो सरकार नहीं बना सकती, 100 सीट आ जाए। तो समस्या है कि नीतीश जी हमेशा रहेंगे और रहे थे और रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो होता है नेतृत्व जो अलायंस होता है उसका सम्मान करती है। आपने देखा होगा पंजाब में कैसे सम्मान करती थी, बिहार में कई सालों से 2005 के बाद से सम्मान दिया जा रहा है, उनका सम्मान किया जा रहा है। तो ये समस्या क्या है, कितना सम्मान कांग्रेस को मिलेगा और कांग्रेस को नेतृत्व को मिलेगा, ये प्रश्न लगता है लालू प्रसाद यादव और उनका। एक और सवाल है और उस सवाल के साथ चर्चा को समाप्त करूंगी। सवाल ये भी है कि हरियाणा दिल्ली की जीत के बाद क्या बीजेपी का मन है कि बिहार में ड्राइविंग सीट पर बैठे, और क्या नीतीश कुमार उनको ड्राइविंग सीट पर आने देंगे या कहेंगे पीछे ही बैठ जाओ? कुंतल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका चर्चा में जुड़ने के लिए। ज्योति जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बेलारी साहब, संजय जी, शुक्रिया आपका दहाड़ का हिस्सा बनने के लिए।